अब मैं जी विमलेंदु जी आपसे जिम्मेदारी के बारे में बात करता हूं। आपने बोला कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होने के बाद अगर ये व्यवस्था है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा ऐसा पानी इलीगल रूप से नाले के माध्यम से यमुना में आ रहा है और वो नदी काली हो गई है। तो ये देखिए, एक तो होता है नॉर्मल पोल्यूटेंट्स, मतलब आपके घर से जो नाला निकला, मल बहाते हुए जो निकला, एक तो वो हो गया। दूसरा केमिकल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्रीज से आने वाला वेस्ट, जो मैं समझता हूं जो इस फ्रॉथिंग के पीछे की मेन वजह रही होगी। ये इंडस्ट्री कहां है, ये कहां से आ दो रहा है? चीजें जी, दो चीजें संकेत। इसके पहले कि मैं आपको ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में बताऊं, सबसे पहले कि यमुना की का जो मुख्य परेशानी है, जो समस्या है, वो उसके बारे में जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो है हमारी नदियों के प्रदूषण का, या फिर यमुना स्पेसिफिकली यमुना के प्रदूषण का, या इस हाल का, वो है कि मिनिमम फ्लो, जिसको हम बहुत बार मिनिमम कहते हैं लेकिन उसको एनवायरमेंटल फ्लो कहा जाता है, कि नदियों में पानी बचा ही नहीं है। तो अगर आप नदी को बहने देंगे, नदी को उसकी अवस्था में बहने देंगे, अगर आज की जो स्थिति में आपको कह रहा था कि आज ये है कि पोल्यूटेंट्स और फ्रेश वाटर के जो बीच का जो रेशियो है वो इतना डगमगा गया जिसके कारण फ्रॉथ हमें ज्यादा दिखता है। ऐसा नहीं कि रातों रात पिछले एक हफ्ते में कोई नई फैक्ट्रीज बनी हैं, या फिर लोग पिछले एक हफ्ते में दिवाली के शुभ अवसर पे ज्यादा नहाने लग ताजा गए हैं और पानी ज्यादा कम शैम्पू। हो गया है। हाँ, तो बेसिकली द मेन प्रॉब्लम जो यमुना के साथ जो मेन प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फ्रेश वाटर, मिनिमम फ्लो। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार जजमेंट्स दिए हैं, क्योंकि राज्य सरकारें जो हैं, जहां जहां से नदी चाहे यमुना हो और बाकी नदियां भी हो, हम स्पेसिफिकली यमुना के बारे में बात करते हैं, वो उस नदी को अपना मानते हैं और उससे जितना भी पानी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कर लेते हैं। तो बहुत बार दिल्ली और हरियाणा के बीच में लड़ाई होती है कि आपने पानी छोड़ा ही नहीं। हथनी कुंड बराज जो है, जहां पे अगर आप नदी को देखें तो नदी अगर यमुनोत्री से शुरू होती है तो एक सबसे बड़ा बराज जो आता है वो है हथनी कुंड बराज, जिसको पहले ताजे वाला बराज उसके पास ही है और हथनी कुंड बराज है। तो जो भी फ्रेश वाटर है, जो असल में जिसको हम पानी कह सकते हैं, वो वहीं पे लगभग 80% से ज्यादा पानी जो है इन 9-10 महीनों में निकाल लिया जाता है। उसको वेस्टर्न यमुना कनाल और ईस्टर्न यमुना कनाल से के तहत इरिगेशन के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भेज दिया जाता है। और नदी का जो पूरा बेड है वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट ड्राई है। अगर आप देखें यमुनानगर, जहां पे ये ताजे वाला बराज, हथनी कुंड बराज है, से लेकर के पल्ला, जहां पे पल्ला और वजीराबाद के पास, जहां पे यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। और तो फिर भी हम कहते हैं कि फिर पानी कहाँ से आया, तो नदी का अपना भी एक कैचमेंट होता है, छोटे छोटे और बॉडीज होते हैं, अपना उसका एक वाटर शेड होता है जिसके कारण रिचार्ज होता है। तो सबसे मेन कारण जो है, जिसके बारे में बहुत जजमेंट्स आ चुकी हैं, कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि नदी का काम जो है, नदी का मिनिमम फ्लो इंश्योर, एनवायरमेंटल फ्लो इंश्योर करना बहुत ही आवश्यक है। वो मुद्दा नंबर 1 है। दूसरा है कि एक तो है कि हम, क्योंकि यमुना जैसी नदियों का रिचार्ज एक तो ग्लेशियर से होता है, दूसरा जो बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे होता है, और तीसरा है कि फ्लड प्लेन्स जो हैं, जो कि असल में रिचार्ज बेड्स हुआ करते थे और हुआ करते हैं। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो यमुना के दोनों तरफ में जो जगह है, वो रिचार्ज करता है हमारे एक्विफर्स को भी और हमारे नदी को, हमारे यमुना को भी, हमारी नदी को। और बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से हमने देखा है कि उसको सरकार ने एक तरह से वेस्ट लैंड घोषित करके रखा हुआ है, और जिस तरह का इंक्रोचमेंट हुआ है, इतना ही नहीं, तो दिल्ली सरकार, दिल्ली सेक्रेटेरिएट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन द रिवर फ्लड प्लेन्स। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जो है वो फ्लड प्लेन्स में है। कुछ वर्ष पहले रविशंकर का जो कार्यक्रम हुआ था वो फ्लड प्लेन्स में हुआ था। तो पूरे के पूरे फ्लड प्लेन्स को इंक्रोच किया गया है, लीगली और इलीगली। सबसे बड़ा इंक्रोचर इसमें सरकार ही है, बाय द वे, अगर हम देखें, और चाहे वो पानीपत, सोनीपत हो, या दिल्ली हो, या उसके नीचे भी हो। इसके बाद तो फ्लड प्लेन दूसरा कारण हो गया। तीसरा हुआ कि डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स, और उस डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट जिसको कहते हैं सिवेज, जो कि म्युनिसिपल सिवेज हुआ, जो कि नालों से आता है, और दूसरा सिवेज कैटेगरी है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और तीसरा सिवेज कैटेगरी है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। क्योंकि अगर बहुत बार जो है हरियाणा और पंजाब, जो कि हाई पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का एक गढ़ माना जाता है, अगर आप यमुना के पानी का टेस्ट करें तो हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर फाउंड इन द रिवर। तो अभी जो हम फ्रॉथिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन नहीं है, ये कंकॉक्शन है हर चीज का। सिवेज जो है, क्योंकि अगर आप हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट और सरफेक्टेंट की बात हम करते हैं, तो हमारे घरेलू जो काम है
उसमें भी जो यूज होता है, चाहे वो शैम्पू हो, सर्फ हो, बाकी चीजें हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। साथ ही इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं वो भी इसमें डंप होता है। तो बोथ सिवेज, म्युनिसिपल सिवेज और इंडस्ट्रियल सिवेज दोनों मिला करके ये फ्रॉथ के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। कागज पे दोनों चीज एक तरह से काम कर रहे हैं। कागज पे लगभग 30 सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली सरकार के हैं, लेकिन कहा जाता है कि 4-5 साल पहले तो कवायद ये थी कि अनऑथराइज कॉलोनी का पानी हम क्यों ट्रीट करें, वो तो कागज पे वो कॉलोनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड क्यों उसके ऊपर लगाए। तो बहुत बहुत जद्दोजहद के बाद ये हुआ कि नहीं, पानी तो पानी है, वो तो अंत में यमुना के अंदर ही जाता है, तो उन चैनल्स को भी हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के से लिंक करें। लेकिन जितने भी आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपको कभी जाने का अवसर मिले, तो लार्जली चाहे वो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं कि अगर उनकी कैपेसिटी 100 मिलियन गैलन्स की है, या फिर मान लीजिए 100 लीटर की कैपेसिटी है, तो लेकिन वो 30 लीटर कर रही है। एक तो मैसिव क्वांटिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, या फिर कहीं अगर 100 लीटर ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है उदाहरण के तौर पे, तो वो 300 लीटर कर रही है। दिस इज ओनली क्वांटिटी ऑफ ट्रीटमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। और दूसरी बात यह है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप सोर्स में डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से अगर आप ट्रीट इसको नहीं करेंगे, तो फिर आपको अंत में सिर्फ आप हार्ड फ्लोटिंग मैटर्स को ही कलेक्ट करते हैं। जितने भी ज्यादातर जगह जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उसमें क्लोरिनेशन के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपने तो अभी तो हम फ्रॉथ के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये दृश्य है, लेकिन अमोनिया लेवल्स अगर आप देखें, तो अमोनिया लेवल साल में कम से कम 15 बार ऐसा होता है कि दिल्ली में पानी का सप्लाई रोक दिया जाता है, क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है यमुना के अंदर। और साथ ही बाकी जो टॉक्सिक मेटल्स हैं और मर्क्यूरी है और लेड है, इसके बारे में तो कोई एक असेसमेंट भी नहीं होता है। तो हमारे आपके नलके में जब 3 महीने में एक बार खारा पानी आता है, तो हम उसको एक थोड़ी देर तक नलका चला देते हैं और उसको हम फिर भूल जाते हैं, और कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है। और उसी का ट्रैजिक रिजल्ट ये है कि यमुना इतनी प्रदूषित है। गवर्नेंस के नाम पे, तो अगर आप इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फ्रॉथिंग में, कम से कम, क्योंकि एफ्लुएंट्स हैं। कागज पे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने चाहिए। एक बॉडी है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो डीपीसीसी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा करप्शन का केस भी आया था उसके ऊपर, लेकिन अंडरस्टाफ्ड है। 45% वैकेंसी है डीपीसीसी में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि पूरे देश में का केंद्रीय एक बॉडी है, और साथ में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 50% से ज्यादा वैकेंसीज हैं। एक तो ऑलरेडी पावरलेस है ये बॉडी, और पावरलेस होने के बाद जो है कि अगर कोई स्टाफ भी नहीं है और ना रिसोर्स है। तो मैं बहुत बार इसके बारे में शायद आगे चर्चा करें, लेकिन अगर हम बोलें कि ये एनवायरमेंटल गवर्नेंस और यमुना के गवर्नेंस में अगर 3 लेवल पे हम चीजों को देखें, तो एक है एक जुडिशियल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम एनजीटी कह सकते हैं कि एक एनजीटी है और बाकी कोर्ट्स हैं। बाकी कोर्ट्स थोड़े प्रभावी रूप से काम करते हैं, लेकिन एनजीटी भी जो है पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि वो भी एक बहुत ही कमजोर सी एक बॉडी बन गई है। दूसरा है लेजिस्लेचर, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, जो सिस्टम है, वो भी चरमराया हुआ है। आप सिर्फ दोषारोपण देखेंगे, अभी आज सुबह उठ करके आज सारे मंत्री जाएंगे, छठ के समय आप देखेंगे सारे मंत्री दिल्ली में भी जाएंगे और बाकी जगहों पे जाएंगे, लेकिन साल भर जो है उसके ऊपर कोई रिसोर्स एलोकेशन भी नहीं होता है, उसके ऊपर काम भी नहीं होता है। और तीसरा है एग्जीक्यूटिव लेवल, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम डीपीसीसी कह सकते हैं, सीपीसी भी कह सकते हैं। तो हर लेवल पे हम कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हुई है, राम भरोसे है यमुना नदी, और कुछ भी नहीं हो सकता इसके बारे में। अभी आपको आश्चर्य नहीं होगा कि कल आप देखेंगे दिल्ली जल बोर्ड के कुछ कर्मचारी वहां जाकर के पानी का छिड़काव करेंगे। तो नदी के ऊपर पानी का छिड़काव की प्रथा भी शुरू हुई है, पिछले वर्ष शुरू हुई थी। छठ में तो कुछ एक नया सा पाउडर बना करके भी छिड़काव किया था। ये सारी चीजें झाग सेटल हो जाए, यानी कि आप और केमिकल छिड़केंगे। करेक्ट, ताकि दिखे नहीं। लेकिन समस्या ये है कि गवर्नेंस में ये नहीं कि क्या विजिबल है, ये है कि आपने साल में 365 दिन क्या किया। आपने तो कहा था 2023 में आप डुबकी लगाएंगे, अब तो 2025 का भी चुनाव आ रहा है। तो और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, मैं मतलब मेरी बहुत एक्सचेंज मेरा हुआ करता था जब शीला जी चीफ मिनिस्टर थी,
तो ये आज की समस्या नहीं है, लेकिन एक तत्परता कभी कभी कुछ कुछ सरकारों में दिखी, कुछ बात करने की तत्परता दिखी, एस्केपिज्म एंड और ब्लेम को ही सिर्फ एक गवर्नेंस का उपाय समझना। मैं मानता हूं कि हाँ, अगर हम बात करें तो हाँ, वो कहते हैं, आज भी सुबह में बात हुई है कि एलजी ने फाइल रोक दिया या बाकी चीजें। एक साधारण नागरिक को, एक बच्चा जो ये पानी पी रहा है, या वृद्ध जो पानी पी रहा है, जिसके कारण उसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसको आप कौन सा फाइल दिखाएंगे और कब तक दिखाते रहेंगे? 20 साल से तो हम वही बात, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो एक, और ये कैपिटल नदी है बाय द वे संकेत, क्योंकि आप और हम यमुना नदी के बारे में चर्चा करें, क्योंकि यमुना के विजुअल्स दिख जाते हैं, बाकी नदियों की तो विजुअल्स भी नहीं दिखते। अगर कैपिटल रिवर ऑफ द कंट्री इज एज पोल्यूटेड एज दिस, व्हाट वुड बी द प्लाइट ऑफ अ रिवर व्हिच इज इन बैक और बियॉन्ड, कहीं पे किसी गांव में है।